मे आई कमिंग सर? धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत मणि त्रिपाठी। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का निवासी हूँ और हमारी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई देवरिया में। उसके बाद गोरखपुर मैं वहीं से ग्रेजुएशन किया, अपनी बीएससी की डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके बाद मैं इलाहाबाद आया, फिर वहाँ से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वहीं मैं अब सिविल सर्विस की तैयारी भी करता था। बाद में मैं दिल्ली आया। आपने केवीएस में टीजीटी एसएसटी के पद पर आवेदन किया है। हाँ सर। आप बता सकते हैं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है? सर, सामाजिक विज्ञान जो है सामाजिक अध्ययन का ही एक प्रारूप है, लेकिन उसके अध्ययन की पद्धति जो होती है वो अलग होती है, इसीलिए उसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। जैसे सामाजिक अध्ययन का ही एक स्वरूप है जिसमें हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिसमें तर्क, तथ्य, निरीक्षण और पूरी तरह वैज्ञानिक होता है। इसमें कोई तत्वमीमांसी दृष्टिकोण नहीं होता, यानी दार्शनिक अप्रोच नहीं होता है। इसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, हाँ सर। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेंटी एक वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? सर, पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेंटी वर्ड है संप्रभुता। इससे आशय होता है कि राज्य का वो सर्वोच्च गुण जो किसी के अधीन नहीं रहता है, यानी राज्य अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र रहता है, किसी बाह्य शक्ति के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो एक तरह से स्वतंत्रता का परिचायक होता है कि जो राज्य या देश है वो अपने निर्णय, कानून सब कुछ बनाने में स्वतंत्र है, किसी अन्य के अधीन नहीं है। मेरा भी सवाल वही है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। सो सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस को अगर आपको डिफरेंशिएट करने को बोला जाए, सो हाउ वुड यू डू इट? अगर पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिविक्स, जिसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं, तो ये सारे जो विषय वो मानवीय विषय हैं, मानवीय विषय जिनको हम सोशल ह्यूमैनिटी की बात सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आरंभिक रूप में हम क्या होता है कि जब बड़े होते हैं तो एक नागरिक रूप में परिपक्व होते हैं। तो नागरिक शास्त्र में हम पहले क्या करते हैं कि अपने नागरिक संस्थाओं की, राजनीतिक संस्थाओं को आरंभिक रूप से समझने और जानने का प्रयास करते हैं कि नागरिक क्या होता है, सरकार क्या होती है, सरकार कैसे कार्य करती है, नागरिक में हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं। तो आरंभिक रूप में इस विषय को नागरिक शास्त्र कहा जाता है, जो कि सोशल स्टडीज का एक पार्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते हैं तो विषय की जटिलता आती जाती है। तो उसमें राजनीति क्या है, राजनीति शब्द से क्या मतलब है, राज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, कानून क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। तो इस तरह बृहद रूप में वो राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में विषय परिभाषित होने लगता है। आपने अपने परिचय में बताया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, तो शिक्षक बनने का विचार कैसे आया? अब सर, दुर्भाग्य से मेरा सिविल सर्विसेज में चयन न होने के कारण मैं शिक्षक की तरफ आ गया, और अध्ययन करते करते और कुछ अपनी छोटी मोटी कोचिंग पढ़ाने की वजह से मुझे पढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। एक शिक्षक का क्या रोल होता है एक छात्र के जीवन में? एक शिक्षक का छात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि जितनी भी चीज़ें वो सीखता है, तो एक शिक्षक के विषय जो बताता है उसका अध्ययन करता है। दूसरे शिक्षक के कुछ व्यक्तिगत जीवन का अनुभव भी होते हैं जिससे एक विद्यार्थी सीखना चाहता है, और एक अच्छे शिक्षक की ये भी पहचान है कि व्यक्तिगत अनुभवों को भी शिक्षक के साथ साझा करे तो शिक्षा परिपूर्ण होती है। तो मतलब आप प्रैक्टिकल एजुकेशन में बिलीव करते हैं? हाँ, मैं प्रैक्टिकल एजुकेशन में बिलीव करता हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है कि भारतीय संसद द्वारा एक्ट पास किया गया। इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, और ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ। मैकॉले के बारे में बता सकते हैं? मैकॉले की शिक्षा नीतियां किस तरह से भारत को प्रभावित की थी? ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा नीति लाई गई, यानी जो भारत सरकार, जो उसमें ब्रिटिश सरकार थी, उसने जितनी भी शिक्षा नीति बनाई आरंभिक रूप में, उसका जो प्रमुख थे लॉर्ड मैकाले थे, और उसमें मूलतः था अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार तथा यूरोपीय और इंग्लैंड की पद्धति से यहाँ विश्वविद्यालय और कॉलेजों का निर्माण प्रमुख था।
इसका कोई भारतीय उद्देश्य ना होकर प्रमुख रूप से औपनिवेशिक उद्देश्य था, लेकिन आगे चलकर यही भारतीय शिक्षा का आधार भी बना। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है, आपने बोला है, तो आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है हमारा, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, भारत एक कई भाषा बहुभाषीय राष्ट्र है और यहाँ पे 3 भाषा की जो प्राथमिकता दी गई है शिक्षा में। एक तो यहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेश था, तो ब्रिटिश भाषा यहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ मैकाले के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और वर्तमान समय में एक तरह से अंग्रेजी को ग्लोबल या वैश्विक भाषा का स्टेटस प्रदान है, मतलब उसकी स्थिति है। दूसरे क्या है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली भाषा है वो हिंदी है। और तीसरी है कि कर्नाटक हुआ, केरल का हुआ, तेलुगु का हुआ, अपने अपनी क्षेत्रीय चाहे नॉर्थ ईस्ट के जितने प्रदेश हैं उनकी अपनी भाषाएं हैं। तो त्रिस्तरीय होता है कि जिस राज्य में जो निवासी है वहाँ की भाषा पढ़ेगा, एक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में और एक अंग्रेजी को ब्रिज भाषा के रूप में आधुनिक शिक्षा को प्रोवाइड कराने के भाषा के रूप में भी पढ़ सकता है। इसलिए इसकी आवश्यकता देखी गई, क्योंकि ज़्यादातर तकनीक की शिक्षाएं चाहे वैश्विक शिक्षाएं जो हैं वो अंग्रेजी में ही हमारे यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जिसका फायदा भी है कि हम आज आईटी पावर के रूप में उभरे हैं, मैनेजमेंट के रूप में उभरे हैं, तो इसके पीछे अंग्रेजी शिक्षा भी है। दूसरे भारतीय शिक्षाओं के एक दूसरे जोड़ने का भी कार्य कर रही है। आपने आईटी शिक्षा की बात की, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आप 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव पॉइंट्स बताएं तो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पॉजिटिव पॉइंट से है कि बहुत ज़्यादा हम मशीन और कंप्यूटर्स पे डिपेंड हो जाएंगे, वर्क कल्चर पूरी तरह चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो मैन पावर है उसकी जगह पे हमारी मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगी और पूरी प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसके निगेटिव पॉइंट से है कि एक ह्यूमैनिटी के लिए खतरा होगा, दूसरे बेरोजगारी या जो हमारी पूरी जीवन पद्धति है उसमें मशीनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगेगा। तो आपने पॉजिटिव साइड में बोला कि हम लोग मशीन्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और नहीं, मशीनों का यूज निगेटिव होगा चीज में कि हम बहुत ज्यादा अगर मनीष हो जाएंगे तो मानवता के लिए खतरे का संकेत है। मानवता के लिए। अभी वर्तमान में एक वैश्विक समस्या रशिया और यूक्रेन के वॉर को आप किस तरह से देखते हैं? रशिया और यूक्रेन का जो वर्तमान युद्ध है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि इस युद्ध के कारण विश्व में खाद्य संकट पैदा हो गया, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक हैं, जौ के। और दूसरा क्या है कि प्रतिबंध लगने की वजह से रशिया पे वो अपना ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे गैस और ऑयल के क्राइसिस पैदा हो गए हैं, जिससे रेट हाइक हो गए हैं। दूसरे रशिया का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, तो रशिया पे इसका निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही। और तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि इसमें सबसे अधिक मानवता का नुकसान हो रहा है, दोनों पक्ष के लोग मर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और इसे समझाने और सुलझाने की आवश्यकता है वैश्विक पटल पे। ये कहाँ से शुरू हुआ ये युद्ध? अचानक से 22 फरवरी 2022 में हम देखते हैं युद्ध छिड़ता है 24 फरवरी, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये युद्ध का आरंभ सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही था जी। कि यूक्रेन जो राष्ट्र बनाया गया, वास्तव में जो पुराना रसिया था वो यूक्रेन का ही हिस्सा था। और जब नए नए राष्ट्र बनाए गए तो जो जियोपॉलिटिक्स के सेंस से देखेंगे तो जो आपका क्रीमियाई का क्षेत्र था वो यूक्रेन को दे दिया गया था। और क्रीमियाई क्षेत्र जो है रसिया के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने नेवी बेस के लिए, काला सागर में उसको अपनी पूरी एक्टिविटी चलाने के लिए। तो यहीं से स्टार्ट होता है। दूसरे यूक्रेन में पश्चिमी शक्तियों का हस्तक्षेप, जिसमें वो अपनी कठपुतली सरकार बनवा रहे थे, ये आरोप रसिया का है। और पश्चिमी शक्तियों का आरोप है कि रसिया यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है। तो इस क्या बोलते मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई स्टार्ट हो गई। इसमें इंडिया के स्टैंड को लेकर आप बोलना चाहेंगे कुछ, जो भी वॉर? इंडिया का स्टैंड यही है कि वैश्विक पटल पर हमेशा भारत का है कि शांति होनी चाहिए दोनों पक्षों में, लेकिन जो विदेश नीति की आधारभूत चीजें होती हैं, होता है कि हमारे राष्ट्र का हित प्रथम होना चाहिए। तो रसिया भी हमारा बहुत प्रमुख सहयोगी रहा है, क्योंकि हमारे 70% सैन्य आपूर्ति रसिया से होती है और वर्तमान समय में तेल और गैस की आपूर्ति भी रसिया के साथ होती है। तो हम किसी तीसरे देश के दृष्टिकोण से हम अपने किसी संबंध को खराब नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारी सरकार की वजह से रसिया और यूक्रेन ने कुछ समय तक युद्ध विराम भी कर दिया था, हमारे छात्र वहां फंसे थे। तो ये हमारे शक्तिशाली विदेश नीति का परिचायक है कि हम सबसे समान दूरी बना के चलें और अपने हित को प्राथमिकता पे रखें। आपने अपनी हॉबी में कुकिंग लिखा हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग लगा ये देख करके।
तो कुकिंग का यूज अगर हम एजुकेशन और स्कूल के साथ करके देखें तो मिड डे मील की स्कीम चलती है स्कूल में, थोड़ा मिड डे मील के बारे में बता सकते हैं? देखिए सर, 1995 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम की शुरुआत की थी जिसे मध्याह्न भोजन कहा गया, दोपहर का भोजन, मिड डे मील। जी। तो प्राथमिक विद्यालयों में और जूनियर हाई स्कूल के विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का भोजन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। ये बहुत अच्छी स्कीम थी और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले। और दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं कि एजुकेशन से अगर हम कुकिंग को जोड़ देंगे तो आज बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप जो होटल से, फूड से, सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे आर्थिक परिस्थिति बदल रही है, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही तो लोग बाहर का खाना खाना पसंद कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जॉब क्रिएट भी किया जा सकता है इसको। ओके। इक्वालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? इक्वलिटी से हमारा मतलब होता है कि बराबर, समानता। तो अगर हम इसको सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं, इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे विषमताओं का कम से कम न्यूनतम होना, यानी किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी नागरिक एक बराबर माने जाएं कानून के नजर में, राजनीति के रूप में, आर्थिक रूप में कोई भेदभाव ना हो, तो इसको हम इक्वलिटी, समानता की अवधारणा कहते हैं, यानी विषमताओं का न्यूनतम होना। क्या इतिहास एक विज्ञान है? इज हिस्ट्री अ साइंस? अगर हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास एक विज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञान में हर चीजें जो होती हैं तर्क और तथ्य पे जो होती हैं खरी उतरती हैं, उनका प्रैक्टिकल हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं किया जाता। इतिहास में विज्ञान की सहायता ली जा सकती है, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य का लिया जा सकता है, कार्बन डेटिंग का लिया जा सकता है। तो वैज्ञानिक पद्धति से हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वो विज्ञान नहीं हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पे जो हम अपर प्राइमरी लेवल कहते हैं, वहां पर सामाजिक विज्ञान में कितने विषय हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे उसके मूलतः 4 भाग हैं। एक आपका हो गया इतिहास हो गया, दूसरा भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं जो होती हैं आपकी सोशल स्टडीज में आती हैं। और आगे बढ़ने पे तो मनोविज्ञान भी आ जाता है, नीति शास्त्र आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे विषयों का दायरा बढ़ता चला जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी अंतर विषयक एक हमारी प्रणाली होती है उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चों को पढ़ाने की, ये कैसी प्रणाली है? अंतर विषयक प्रणाली जो होती है हमारे बच्चों को पढ़ाने की एक ऐसी प्रणाली होती है कि जिसमें अगर बच्चे को इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो अपने सब्जेक्ट के साथ उस विषय को लेके पढ़ सकता है। अब जैसे मुझे ह्यूमैनिटी के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, तो मैं उसके साथ उसकी स्टडी कर सकता हूँ। क्योंकि अगर हम बेसिक रूप से देखें तो सारे विषय जो उनका उद्देश्य मानवीय कल्याण के लिए ही होता है। तो अगर इस तरह मिला के पढ़ाया जाए तो ज्यादा बढ़िया हो सकता है। होलिस्टिक अप्रोच जो होती है, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, तो इसको आप प्रैक्टिकली, आपको मैं एक सिचुएशन देती हूँ कि आप एक क्लास के क्लास टीचर हैं और आपके क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। अब आप होलिस्टिक अप्रोच को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? उसके लिए मैम हमें सबसे पहले होलिस्टिक अप्रोच में हर बच्चे का रुझान जानना होगा, उसके साथ अपने अनुभव साझा करने होंगे, उनकी बातों को हमको लेना पड़ेगा, वो क्या समझते हैं, किस तरह देखना चाहते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो क्या बनना चाहते हैं। तो इस सारी चीज़ों को मिला के हम होलिस्टिक अप्रोच की पढ़ाई कर सकते हैं क्लास में, बच्चे हो या बच्ची। तो इंटर कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है। ब्रिटिश टाइम में कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया गया था और बनारस में जो है वो संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था। क्या मकसद था ब्रिटिश का ये इस्टेब्लिश करने के लिए? ब्रिटिश सरकार का जो मदरसा और संस्कृत विद्यालय स्थापित करने का मतलब था कि वो भारतीय भाषाओं को प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जिससे उनको अपने प्रशासन में सहयोग मिले। और वो एक ऐसा वर्क करना चाहते थे कि जो अंग्रेजी भी जाने, उर्दू भी जाने, संस्कृत भी जाने, जिससे ब्रिटिश शासन स्थापित हो सके अच्छी तरह से, शासन प्रणाली। शारदा अधिनियम के बारे में कुछ बताइए। सर, शारदा अधिनियम जो है वो भारत में लाया गया था शारदा एक्ट के नाम से। उसमें महिलाओं की जो विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी, उसको बढ़ा के 18 वर्ष किया गया। EWS के बारे में आप बताएंगे? EWS आरक्षण का प्रावधान जो किया है, जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, सामान्य वर्ग का जो 50% कोटा आरक्षण की लिमिट में,
उसमें देखा गया कि जो सामान्य वर्ग की श्रेणी है उसमें भी जो असमानता है वो आर्थिक आधार पे है। तो उसमें जो कमजोर लोग हैं उनके लिए उसी 50% पे 10% सीटों का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है कि ये जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उनके लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। यहाँ पर दो शब्द हैं, इंटीग्रिटी और यूनिटी। इनमें क्या अंतर है? अगर दोनों का तो अर्थ एक ही है, लेकिन अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो यूनिटी का मतलब होता है कि जब कई लोग मिलकर किसी एक पॉइंट्स पे आते हैं तो हम कहते हैं कि यूनिटी है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब कोई चीजें एक दिखती है लेकिन उसमें कई सेक्शंस होते हैं तो होता है कि सारे लोग मिलकर एक इंटीग्रेट हुए हैं। अब जैसे इसको हम राजनीतिक रूप में समझाएं तो अमेरिका में कहा जाता है संघीय व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को फोर्डस फेडरल सिस्टम कहा जाता है। तो वहां क्या हुआ, सारे राज्यों ने मिलकर संघ की स्थापना की, लेकिन भारत में संघ के द्वारा राज्यों का निर्माण हुआ संविधान के द्वारा। ये थोड़े परिप्रेक्ष्य में इसको समझा जा सकता है। आपकी भाषा को देख के मुझे लग रहा है कि आपकी हिंदी पे पकड़ बहुत अच्छी है, पर केंद्रीय विद्यालय में आपका रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। अगर आपका रिक्रूटमेंट तमिलनाडु में हो गया तो वहां पे आप इस सिचुएशन में बच्चों को पढ़ाने में कैसे डील करेंगे? वहाँ मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाऊंगा, दूसरी मेरी हिंदी अच्छी भाषा है तो वहाँ कम्युनिकेट करने का होगा कि वहाँ जो बच्चे होंगे मैं उनसे कुछ तमिल सीखने का प्रयास करूंगा। अगर उन्हें इच्छा होगी तो मैं उसे हिंदी में भी बताने का प्रयास करूंगा। तो एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन चुनौती से निपटने का भी तरीका हमको ही अपनाना पड़े कि मैं वहाँ पे कम्युनिकेशन को अपने को तमिल में थोड़ा सीखूं, तमिल लोगों को कुछ हिंदी बताऊं अगर वो जानना चाहें तो। आपके जो विशेष राज्य जिनमें आप अपनी पोस्टिंग चाहेंगे या जहां आप पढ़ाने के इच्छुक हैं? मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चाहूंगा पढ़ाना। उत्तर प्रदेश, मुझे 3 राज्यों के नाम बताइए अपनी रुचि के हिसाब से। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और 3 राज्य बताइए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार में। अच्छा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत बात होती है और इसके ऊपर सीटेट में भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को अगेन जैसे मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में बोलूं तो कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट? इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। इसके कुछ ऐसे डायमेंशन होता है कि हम उसको कर सकते हैं अपने एफर्ट्स के द्वारा, हमें जहाँ वर्किंग क्षेत्र मिला है वहाँ पे कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव में हुआ कि हम प्रैक्टिकल एजुकेशन को अपनाएं, जो मॉडर्न चीज़ें चल रही हैं उसको भी उससे कोरिलेट करें, जोड़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच जो होगा और कंटेम्प्रेरी अप्रोच लेके ही इंक्लूसिव एजुकेशन को हम बढ़ा सकते हैं। बने बनाए धर्रे पे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में जो बच्चे आते हैं तो उनके बैग्स में, जैसे हम एक टाइम टेबल देते हैं, बहुत सारी किताबें होती है और बैग्स में बहुत बर्डन हो जाता है बच्चों के लिए उसको कैरी करना, तो आपके हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को हम बर्डन ना करें बैग्स का? स्पेशली शुरू की जो स्कूली शिक्षा है उसको हम बैग फ्री की जो बात करते हैं अगर वो कर दिया जाए, उनको एक्टिविटी सिखाई जाए, उसके साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए तो हमारे बच्चे मन से भी मजबूत होंगे, शरीर से भी मजबूत होंगे। और पहले ही हम बोझ दे देते हैं तो फिजिकली और मेंटली दोनों कमजोर होने की संभावना होती है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हेल्थ इशू से भी जुड़ा और मेंटल इशू दोनों से जुड़ा है। भारत 1947 में स्वतंत्र होता है और उस समय से भारत देश में शिक्षा के फील्ड में शिक्षा मंत्रियों की जो है दौड़ शुरू होती है। पहले शिक्षा मंत्री आते हैं, फिर उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाता है, फिर से भारत शिक्षा मंत्रालय के तौर पे जो है चला गया। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे और लास्ट वाले शिक्षा मंत्री कौन है जो वर्तमान में है, बता सकते हैं? हाँ सर, हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जी, और वर्तमान शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। दोनों के शिक्षा की नीतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं? अब जो आरंभिक ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी उसका कुछ स्वदेशीकरण जो हुआ वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा हुआ। और वर्तमान समय जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसको 2024 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो वर्तमान सरकार चला रही है। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, चॉइस के साथ है, रोजगार परक शिक्षाएं हैं। तो हमारी आवश्यकता वैश्विक परिदृश्य में बदल चुकी है, तो इस हिसाब से हम अपने शिक्षा को परिवर्तित करने की गवर्नमेंट की जो है मंशा है। 4 विषय हैं, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल शास्त्र और इतिहास।
इनमें आपका पसंदीदा कौन सा? सर इसमें मेरा पसंदीदा राजनीति विज्ञान है। अगर क्रम अनुसार आप लगाना चाहें अपने पसंद के आधार तो पे, अगर क्रम कौन सा, राजनीति विज्ञान, फिर उसके बाद मुझे इतिहास में बहुत अच्छी रुचि है, फिर भूगोल, उसके बाद अर्थशास्त्र। बच्चों के अंदर आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आजकल बच्चे क्योंकि फोन्स हो गए हैं, कंप्यूटर्स हो गए, तो बड़े दूर चले गए इससे। सो एज अ रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच यानी क्लास के अंदर आप अपनाएंगे? अगर बच्चों को रीडिंग अप्रोच दिखाना है तो अभी जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन हो गया है, तो थोड़ा हमें उनको सब्जेक्ट की ग्रेविटी की तरफ लाना पड़ेगा। उनकी अंदर की कल्पना क्या उसको देखना पड़ेगा, वो कितना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और बताना पड़ेगा। आप रीडिंग करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप होगी, आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करो, केवल इंफॉर्मेशन नहीं गेन करो। अब जैसे हम बच्चे कहेंगे कि आप समाचार में देखते हो क्या होता है, लेकिन थोड़ा आप एडिटोरियल पढ़ो तो उसका समझो कि इसका रूट काज क्या है, क्या कारण है, कैसी घटनाएं हैं। तो इस तरह थोड़ा उनको इंटरेस्ट के साथ ला सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। छोटी छोटी कहानी और मैगजीन उनको पढ़ने के लिए हम प्रेरित करेंगे। इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज होता है CRR, इसका मतलब क्या होता है? CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व बैंक अपने पास एक निश्चित अनुपात रखवाता है बैंकों का, उसको हम CRR कहते हैं। ओके। जब हम राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं या भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो एक संविधान पढ़ते हुए एक शब्द आता है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा। उससे आप क्या समझते हैं? जो संविधान का बेसिक ढांचा है उसमें कि हमारा संविधान क्या है, लिखित संविधान है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, यानी संविधान इसको हटाया नहीं जा सकता है। दूसरा यहाँ संसदीय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता है, नागरिकता की अवधारणा है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, सारी चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है। हमारी न्यायपालिका कैसे काम करेगी, हमारी संसद कैसे काम करेगी, सब बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं। इसकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं दी गई है। जो निम्न सदन है और जो उच्च सदन है, इसमें ज्यादा ताकतवर किसे मानते हैं, मोर पावरफुल? जो निम्न सदन है वो ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। दूसरे सरकार का गठन भी उसी के द्वारा होता है। जिस दल को बहुमत मिलता है वही सरकार बनाता है, और भंग भी होता है। मनी बिल पे भी उसका ही अधिकार होता है। संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, समन कौन करता है? जॉइंट सेक्रेटरी राष्ट्रपति आहूत करता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अजीत जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।